वार्म वेलकम टू न्यूज़ एजेंट फरिया अजीज। हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने में 1 माह बाकी रह गया, लेकिन अभी से हुकूमती जमातों में महाजराई शुरू हो चुकी है। हुकूमती जमातें तहरीक इंसाफ की मुखालफत में यकजा तो हो गई थी, लेकिन जैसे ही तहरीक इंसाफ में टूट फूट हुई तो सांचे की ये हड्डियां भी बीच चौराहे फूटने के लिए तैयार है। सिंध में सैलाब ज़दगान के लिए फंड्स पर पहले पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। शिकवे शिकायतें इतने बढ़ गए कि बिलावल भुट्टो और एहसन इकबाल आमने सामने आ गए थे और एक दूसरे को सख्त बातें सुनाई गई थी। उस वक्त क्या बातें हुई थी, लेट्स हैव अ रिकैप। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को तो मना लिया, लेकिन अब रूठने की बारी JUIF की है। JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में हुकूमत से कई शिकवे किए। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि दुबई मुज़ाकरात अचानक नहीं बल्कि मनसूबाबंदी से हुए, इसलिए सबको इत्मीनान में लिया जाना चाहिए था। PP हमारे इत्तेहाद का हिस्सा नहीं, इसलिए दुबई मुज़ाकरात के बारे में नहीं पूछ सकते। मुस्लिम लीग नून को दुबई में होने वाली मुलाकातों पर PDM को इत्मीनान में लेना चाहिए था। PDM एक तहरीक थी, अब इसकी ज़रूरत बाकी नहीं रही। फैज़ हमीद ने मुझे चेयरमैन सेनेट बनाने की पेशकश की थी। जनरल फैज़ हमीद ने मुलाकात में मुझसे कहा था, मैं आपको सेनेट का रुकन और फिर चेयरमैन देखना चाहता हूँ और आपने सिस्टम में तब्दीली लानी है। मैंने इनकार कर दिया था और उसके बाद अपोजिशन को तकसीम दर तकसीम कर दिया गया। JUIF की हुकूमत से नाराजगी पर सेनेटर रहनुमा JUIF हाफिज अब्दुल्ला ने भी एक स्टेटमेंट दी है। लेट्स वॉच दैट। डॉक्टर आसिफ कमानी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। मौलाना फजलुर रहमान को दुबई मुलाकातों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पीपल्स पार्टी से नहीं बल्कि PMLN से हैं, और हाफिज अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर हमें नहीं पूछा जाएगा तो जो भी फैसला दुबई में हुआ है उसको हम ओन ही नहीं करेंगे। योर कमेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फरिया बीबी। देखिए, मैं इस बारे में बड़ा क्लियर हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो हमारे पीरो मुर्शद हैं, हम उनके मुरीद हैं, और वैसे भी वो PDM के सरबराह भी हैं। और यहाँ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये जो सारी एक जॉइंट एफर्ट हुई थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की प्रीवियस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब का बड़ा एक कुलीदी रोल था और वो हमारे बड़े एक अहम इत्तेहादी हैं। मुझे नहीं मालूम कि जिस मीटिंग का वो जिक्र कर रहे हैं वो हुई है तो कब हुई है, लेकिन अगर वो मीटिंग कोई ऐसी हुई है तो चूँकि मुस्लिम लीग नून जो है वो PDM में शामिल है, इसलिए बेहतर होता कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जैसे हमारे जो अहम इत्तेहादी हैं उनको इस तरह शिकवा करने का मौका ना मिलता। हाउएवर, हैविंग सेड दैट, अब मुझे मालूम पड़ा है कि प्राइम मिनिस्टर ने उनसे मुलाकात की है और जो क्लिप देखा है उसमें मौलाना साहब भी मुझे कुछ मुस्कुराते और वज़ीर आज़म भी मुस्कुराते नज़र आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो कोई अगर मामला शिकवा गिला था मौलाना साहब का वो दूर हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ तो उसको फौरी तौर पर दूर करना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जो उन्होंने ये कहा कि PDM की ज़रूरत नहीं है, टेक्निकली ठीक कह रहे हैं वो। अगर आप जाएंगे इत्तेहाद में तो अब एक तहरीक थी अकॉर्डिंग टू मौलाना फजलुर रहमान, उस तहरीक ने अपना मकसद हासिल कर लिया। सो नाउ व्हेन यू गो बैक इनटू इलेक्शन तो फिर शायद PDM की ज़रूरत नहीं है। आप भी एग्री करेंगे इस बात से? मैं आई विल पार्टली एग्री विद यू, बिकॉज देखिए अब तो 1-1.5 महीना रह गया है, वैसे ही ये हुकूमत चली जाएगी और निगरान हुकूमत आ जाएगी। और PDM बिल्कुल ठीक मौलाना साहब ने कहा कि वो एक तहरीक थी, वो कोई इलेक्टोरल या इंतखाबी अलायंस नहीं है। तो अब मैं समझता हूँ कि जब असेंबलीज डिज़ोल्व होंगी और नए इलेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे होंगे तो उस वक़्त फिर नई रीअलाइनमेंट्स होंगी और देखा जाएगा हर बात चूँकि अपनी अलग-अलग एक शनाख्त और एंटिटी रखती है, अलग-अलग मंशूर है, तो उसमें देखा जाएगा कि क्या किससे सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, कहाँ अलायंस हो सकता है। तो उसमें मेरी तो ये ख्वाहिश होगी कि जो ये सेटअप चल रहा है, लेकिन ये मेरी ज़ाती ख्वाहिश है, पता नहीं अब पार्टी पॉलिसी क्या होगी या सर्कमस्टेंसेस ग्राउंड रियलिटीज़ क्या होंगी, कि हमें या तो सीट एडजस्टमेंट करनी चाहिए आपस में, और या अगर अलायंस नहीं बना सकते तो कम से कम PDM को एक इलेक्टोरल अलायंस या सीट एडजस्टमेंट के लिए भी गौर करना चाहिए।
चूंकि अब इतना मुश्किल वक्त में साथ रहे हैं और पाकिस्तान को मैं समझता हूँ फरिया बीबी के कोई भी एक फर्द, एक जमात, एक पार्टी हालात जिस किस्म के हैं, या एक बड़ी जॉइंट एफर्ट और कलेक्टिव विजडम की ज़रूरत है। इसलिए मैं समझता हूँ कि पीडीएम का इत्तेहाद जो है उसमें उसको ना सिर्फ बरकरार रहना चाहिए बल्कि उसको मज़ीद मजबूत होना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक क्योंकि रिपोर्टेडली ये था और मौलाना फजल रहमान तो ऑन एयर कह चुके हैं कि वो चाहते थे कि असेंबली की मुद्दत लंबी हो जाए, लेकिन क्योंकि पीडीएम नहीं मानी या पीएमएलएन मेजरली उन्होंने सोचा कि इलेक्शन में जाना चाहिए और असेंबली की मुद्दत में इजाफा नहीं होना चाहिए, क्या इस बात पे भी नाराज़ है मौलाना? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, लेकिन इसमें 2-3 फरिया बीबी ऐसे इश्यूज हैं जिनको जो मुझे कभी कभी डर लगता है कि कहीं वो इलेक्शन की डिले का बायस ना बन जाएं। चूँकि एक तो देखिए मर्दमशुमारी सेंसस जो सा है वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ, नंबर 1। अब ये बड़ा जुल्म होगा कि आप आधे लोग उनका सेंसस हो चुका है वो तो वोट दे दें और आधी आबादी या जितने भी लोग रह जाएं उनको महरूम रखा जाए। सो एक ये इशू तो है मर्दमशुमारी का। नंबर 2, मर्दमशुमारी के बाद फिर आ जाता है डिलिमिटेशंस, हल्का बंदियाँ होनी है नहीं, और फिर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि ये जो फ्लड सीज़न है, मॉनसून का मौसम है, तो अगर कोई खुदा ना खास्ता फ्लड्स, जैसे आज मुझे को बता रहा था कि शक्करगढ़ में जो इंडिया ने जो अपना वो पानी छोड़ दिया है पाकिस्तान की तरफ, तो वो शक्करगढ़ के गांव कुछ ज़ेरियाब आए हैं। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो मुझे कभी परेशान करते हैं, लेकिन हाउएवर मैं समझता हूँ कि इलेक्शन जो हैं वो टाइम पे होने की कोशिश हमें करनी चाहिए कि इलेक्शंस टाइम पर ही हो। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग डॉक्टर किरमानी, और सेइंग कि ये कुछ अनासर हैं जो कि इमरजेंसी की सूरत हाल में हो सकते हैं जिसमें मे बी अभी इलेक्शन डिले हो जाए, लेकिन ओवरऑल आप लोग चाहते हैं कि टाइम पे हो। इज दैट करेक्ट? मेरी जाती राय, मुझे खदशा कह लें कि ये जो 2-3 अवामिल हैं ये कहीं उसमें कोई टेक्निकली, क्योंकि ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही हो रहा है ना मर्दमशुमारी, तो वो फिर ये मुझे खदशा है, लेकिन अदरवाइज मेरा जाती खदशा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अक्टूबर-नवंबर इज इलेक्शन मंथ। ओके, इंटरेस्टिंग। मुस्लिम नून के लिए अच्छी खबरों का सिलसिला जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के बाद आज सलमान शहबाज और दीगर मुल्ज़िमान को भी बरी कर दिया गया है। गुज़िश्ता हफ्ते नवाज शरीफ को प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में बरीयत की खुशखबरी मिली थी और आज शहबाज शरीफ खानदान को एक बहुत अच्छी खबर मिली है। क्या कहा है सलमान शहबाज ने, ज़रा देखिए। इमरान खान और उसके हवारियों ने 5 साल कोई काम नहीं किया कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, यही काम करते थे और वही रिपोर्टें यूके की अदालतों ने उठा के बाहर फेंकी और हमें क्विट किया। और आज अल्लाह के फजल से हम भी सुरखरू हुए। 5 साल बर्बाद किए इस शख्स ने और आज मुल्क को यहाँ ला के खड़ा कर दिया है, और ये है उनकी दास्तान। डॉक्टर साहब, ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन ये तारीख में तो ये लिखा जाएगा कि जिस वक्त आप लोग हुकूमत में आए उस वक्त तमाम केसेस क्लियर हुए, जिस वक्त अपोजिशन में थे तो वो केसेस कहा जा रहा था कि बिल्कुल ही ओपन एंड शट केसेस हैं, तो तारीख में यही लिखा जाएगा। हाँ फरीब, अभी 2 बातें हैं। एक तो मैं इस मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस पे आता हूँ। अभी हाल ही में, मैं उस रेपिटेशन में नहीं जाऊँगा कि जस्टिस शौकीकी ने क्या कहा, मलिक अरशद मरहूम की जो कन्फेशनल थी वीडियो उस पर क्या था, वो सब चीज़ें आ चुकी हैं। मैं रिसेंट बात करूंगा कि पीटीआई के और इमरान खान साहब के एक बहुत ही ज़्यादा हमदर्द वकील हैं, उन्होंने भी टीवी पर आकर कहा, मैंने पढ़ा कहीं और देखा भी, कि जी ये नवाज शरीफ को जब मतलब निकालने का जो था वो अदलिया के ज़रिए फ़ैसला हो चुका था और वो पहले फ़ैसला हो चुका था, ऐसी कोई उन्होंने बात की है वकील ने उसने। अब कहने का मतलब ये है मेरा कि देखें, हम तो शुरू से कहते थे कि ये एक न्याजी नेक्सस है बिटवीन नैब और नैब आर्म ट्विस्टिंग के लिए है। अब मुझे ये बताइए कि इंग्लैंड, जहाँ आप भी माशाल्लाह रही हैं, आपने भी एजुकेशन हासिल की है वहाँ से, हम भी आना जाना कभी रहा है सरकारी मामलात के सिलसिले में, तो वहाँ तो इंसाफ जौन सा है, कोर्ट्स बड़ी इंडिपेंडेंट होती हैं, वो तो किसी प्रेशर में नहीं आती। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग केस था, ये 22 महीने 22 मंथ्स उन्होंने, एनसीए ने जो नेशनल क्राइम एजेंसी ऑफ यूके है, उन्होंने इसको अच्छी तरह थॉरोली इन्वेस्टिगेट किया और उसके बाद दे आर ऑन रिकॉर्ड कि जी इसमें उन्होंने कोई रेगुलरिटी या मनी लॉन्ड्रिंग नहीं पाई और उन्होंने बाइज़्ज़त तौर पर शहबाज शरीफ और उसकी फैमिली को बरी किया।
अब मुसीबत ये है कि हमारे पाकिस्तान में जो इदारे होते हैं, स्पेशली जो सिविल गवर्नमेंट्स के अंडर इदारे आते हैं, ये लोग फिर आज ये हुकूमतों की हाथ की, वो कहते हैं ना, छड़ी और जेब की घड़ी बन जाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली लेकिन मैं समझता हूँ कि चूंकि इसमें अगर उनके पास कोई प्रूफ होता, अगर एविडेंस होता, तो ये बड़े अरसे से केस चल रहा था, इसका कोई ना कोई उसका कोई नतीजा निकला था। लेकिन ऑलरेडी लंदन का, यूके का जो एनसीए है और उस अदालत में उन्होंने तो उनको बरी कर दिया था। और मैं समझता हूँ कि चूंकि शवाहिद नहीं थे इसके खिलाफ, एक ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का ही केस था, एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस था, उसमें से निकलना तो कुछ था। लेकिन इसमें कुछ एडेड पॉइंट्स भी, अगर आप मुझे इजाजत दें, मसलन कुछ इत्तफाकात, अफसोसनाक इत्तफाकात भी हुए कि मकसूद चपरासी हों या डॉक्टर रिजवान हों, उन लोगों उनकी डेथ भी हो गई अनटाइमली, और दीगर कुछ मिसिंग पैरास भी थे, कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि ऑन रिकॉर्ड कहा गया कि हैं और वो कह रहे हैं कि पैसे अकाउंट्स में हमारे आए हैं। सो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन आपके ख्याल से हुई है इस मामले की? देखिए, ये तमाम जो आपने जिन लोगों के नाम लिए जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जब एनसीए कर रहा था इसकी इन्वेस्टिगेशन, तो उस वक्त के जो नैब के एडवाइज़र थे गालबन, जो आज तो उन्होंने भी कोई मतलब वादा माफ गवाह बनने की तैयारियां शुरू कर दी हैं, मैंने सुना है, शहजाद अकबर साहब। तो उन्होंने तमाम ये जो रिकॉर्ड था इस मनी लॉन्ड्रिंग केस का, उन्होंने तमाम ये शेयर किया था और ट्रांसफ़र किया था एनसीए को, तमाम चीज़ें। तो एनसीए ने वहाँ भी और उसके बाद यहाँ भी उन्होंने अपनी पूरी तसल्ली करके उनको क्लीन चिट दी, शहबाज शरीफ को और उसकी फैमिली को, आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ लॉन्ग 22 मंथ्स। तो मैं समझता हूँ काश पाकिस्तान में भी अदालतें जो हैं, वो किसी की भी हुकूमत हो, लेकिन वो आइन और कानून के मुताबिक अगर फैसला करें, तो आज हम जिस नहज पे खड़े हैं हम यहाँ तक ना पहुँचते। आपने शहजाद अकबर साहब का जिक्र किया, ये आपने अखबारात की खबरें या टेलीविजन की खबरों पे कहा, या यू एक्चुअली हैव इंफॉर्मेशन कि वो वादा माफ गवाह बने जा रहे हैं? आज उनकी एक स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब अच्छे आदमी हैं। ये उन पे इंकशाफ हुआ। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, तो अब तो ओपोनेंट्स भी जब ये कहने लगे तो, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाहूंगी कि क्या कहते रहे हैं वो हमारे प्रोग्राम में, क्या कहा। लेट्स वॉच हिम। सो अब आप कह रहे हैं कि वो तब्दील होने जा रहे हैं। मैंने जो ये सोशल मीडिया पे गपशप सुनी है, लेकिन ये जो बातें फरमा रहे हैं जी कि वो नहीं मान रहे हैं, वो नहीं मानते, ये तो भाई आपके पास जो एविडेंस थे, देखिए कानून जो है, अदालतें जो हैं वो एविडेंस पे चलती हैं, वो क्लेम्स पर फैसले नहीं करती या मेरी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं फैसले करती। हाँ, माजी में ये ज़रूर हुआ कि यहाँ ख्वाहिशात पर फैसले किए गए जिसका हम नतीजा भुगत रहे हैं। जैसे नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला, नवाज शरीफ का तो नाम भी नहीं था पनामा पेपर्स की लिस्ट में, 400-450 लोग थे, सिर्फ एक को सिंगल आउट किया और जब कुछ ना मिला तो उसको उकामा पे निकाल दिया। मेरा ये सवाल है कि चलें जी, वो तो कहते हैं बेकसूर था नवाज शरीफ, जो बाकी 400 लोग थे उनके खिलाफ कोई जीआईटी बनी? अभी बना देते, अब तो आपकी गवर्नमेंट है, आप लोगों ने भी नहीं बनाई। बननी चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये हमारी कमजोरी होगी अगर हम उसको नहीं प्रूव करते कि वो कौन लोग थे, या वो क्या कोई एक स्कैंडल था, या वो एक कोई फेक लिस्ट थी, क्या था, उसको प्रूव होना चाहिए कि 450 के 430 के करीब लोग थे और उसमें एक ऐसे शख्स को निकाला जाता है जिसका नाम तक नहीं था पनामा में। सो फिर इस पे ये भी बता दें डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन टू यू, क्या नवाज शरीफ साहब अब वापस तो आएंगे, लेकिन इज ही कमिंग बिफोर सितंबर और आफ्टर सितंबर? नहीं, मैं ऐसे दो करूंगा बातें, दो उसमें फेजेस में। नंबर 1 कि वो इलेक्शन से पहले आएंगे, कोई महीना डेढ़ एक। अब इलेक्शन जौन सा है नवंबर में है, तो सितंबर में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है। दूसरा जो ये तारीख है ना जिसका, वो मेरी राय में कि उस तारीख की वापसी की तारीख का ऐलान या तो नवाज शरीफ साहब खुद करेंगे, या मरियम नवाज करेंगी, या शहबाज शरीफ साहब करेंगे। ख्वाहिशात तो मेरी है कि जी वो कल आ जाएं, 14 अगस्त को आ जाएं, 13 अगस्त को आ जाएं, लेकिन इसका फैसला बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ साहब अपनी पार्टी की मुशावरत से, और फिर उनको एक मेरी नॉलेज में है कि एक उनका टेस्ट भी होना बाकी है, टेस्ट भी वो वाला हो जाएगा। लेकिन
मेडिकल टेस्ट इलेक्शन से पहले जी उनका कोई मेडिकल टेस्ट होना है आने से पहले जी। एक उनका मेडिकल लास्ट जो एग्जामिनेशन है, एक उनका रहता है, वो उन्होंने या हो गया होगा या ये अभी सऊदीया से वापसी पे करवा लेंगे। तो आप बता सकते हैं किस किस्म का टेस्ट, किस चीज का, हार्ट का है, हार्ट रिलेटेड है? देखिए चूंकि उनके मल्टीपल थी ना इश्यूज जी, मल्टीपल मॉर्बिडिटीज हैं, सो इट्स ऑल रिलेटेड टू हार्ट। तो वो फिजिकल फिटनेस होती है, हमारी मेडिकल टर्म में हम बोलते हैं कि किसी भी पेशेंट के लिए कि मेडिकल अगर उस टेस्ट में ये कहा गया कि वो जेल की सऊबत बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर डू यू थिंक कि कोर्ट्स को आप एप्लीकेशन देंगे कि उसके ऊपर नजर डालें? देखिए जी कोर्ट्स को तो चाहिए कि पहले नवाज शरीफ के साथ जो जुल्म हुआ है उसको और उसकी बेटी को नाजायज़, और दूसरा ये शहबाज शरीफ वगैरह सबको जो कैद में रखा गया, उसका उनको अजाला करना चाहिए। नवाज शरीफ को जाने अब आएंगे वो, तो मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि वो जेल में जाएं। क्यों जाएं जेल में? वो पहले बेगुनाह जेल में आपने फेंक दिया उसको, 1.5 साल उसकी बेटी के साथ बीमार कर दिया। हमने तो एक सेहतमंद नवाज शरीफ जेल में भेजा था और एक बीमार नवाज शरीफ वसूल किया। तो मैं तो इसके हक में नहीं हूँ। बाकी जो भी लीगल पैरामीटर्स हैं, तरीके हैं कानूनी, वो अडॉप्ट किए जाएंगे। जिस तरह दूसरे आम शहरियों के लिए कानून अवेलेबल है, उसकी सहूलत का नवाज शरीफ साहब को भी फ़ायदा उठाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिफ किरमानी हमें ज्वाइन करने का। मज़हर अब्बास साहब सीनियर एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मज़हर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। मौलाना फजल रहमान अपने इत्तेहादियों से नाराज़ हैं कि उनको दुबई में होने वाली मुलाकातों के मुतालिक इत्माद में नहीं लिया गया। सो अब आपको क्या नज़र आ रहा है, बिफोर द इलेक्शन PDM में दरार पड़ेगी या ख़त्म हो जाएगा? देखिए ज़ाहिर है ये कोई इंतखाबी इत्तेहाद तो है नहीं, या जिस तरह हम कहते हैं इसमें जब इलेक्शंस का वक्त आता है तो ज़ाहिर है हर पार्टी जो है, ख़ास तौर पे अगर इत्तेहादी हैं, पिछले 3 साल से इत्तेहादी रहे हैं, जब PTI की गवर्नमेंट थी उसके ख़िलाफ़ मिलकर वो की है, बीच में दिसंबर 2020 में पीपल्स पार्टी PDM से निकल गई थी, तो वो इत्तेहादी तो ज़रूर हैं। लेकिन इस वक्त जो मौलाना फजल रहमान का बयान आया है वो कुछ समझ से बालातर है, और उसकी वजह ये है कि उससे जो मीटिंग हुई हैं दुबई में, या तो वो चीज़ें हैं जिसका हमें ज़ाहिर है हम में से किसी को शायद पता नहीं, कोई बहुत बड़ा फैसला कर लिया है जिससे मौलाना फजल रहमान को इत्तला मिली है और उस पर उन्होंने रिएक्ट किया है, वरना तो उसकी सिवाय स्पेकुलेटिव स्टोरीज़ के और कोई किसी लीडर्स की तरफ से उस मुलाकात के बारे में कोई बहुत ही तस्दीक शुदा बात सामने नहीं आई है। माँ से बायस के कि हाँ मुलाकात हुई है, लेकिन उस मुलाकात में क्या तय हुआ है, जहाँ तक मेरी इत्तला है वो ये कि मुलाकात इनकन्क्लूसिव रही है और शायद दोबारा मुलाकात हो, और ये कि ये नवाज़ शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी के दरमियान जो मुलाकात है उसमें जो भी चीज़ें तय हुई हैं या होने जा रही हैं, उसका जाहिर है उसमें मौलाना फजल रहमान को एतमाद में वो लेंगे। नवाज शरीफ तो कम से कम लेंगे, आसिफ अली जरदारी जाहिर है PDM का हिस्सा नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है मौलाना ने थोड़ा सा इस तरीके जो बयान दिया है वो एक तरीके से वार्निंग टाइप के आप ले लें, क्योंकि मौलाना फजल रहमान का अगला जो भी इंतखाबात होंगे ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ मौलाना के स्टेक्स हैं और वो ये समझते हैं कि वहाँ मौलाना क्योंकि पिछले 2 इलेक्शन वहाँ से हार गए, तो लिहाजा इस मामले में वो खासे वो हैं कि कहीं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आपस में बंदर बांट ना कर रही हो, जो कि मेरा ख्याल है बातचीत ज़रूर उनकी हुई है, लेकिन ना सीट एडजस्टमेंट पे कोई बात हुई है, ना नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर पे यही बात हुई है कि मुस्लिम लीग नून इंटरेस्टेड है, क्या नवाज शरीफ साहब इंटरेस्टेड हैं इस तरह की, उसी तरह आसिफ अली जरदारी साहब वो हैं नहीं हैं। तो एक जनरल जो इत्तला मिली है वो ये कि एक जनरल हुई है, किसी कोई ठोस फैसले नहीं हुए, कोई ठोस ऐसी चीज़ें नहीं हुई हैं कि जिसकी वजह से मौलाना फजल रहमान ने को ये बयान देना पड़ा। अब मौलाना फजल रहमान अगले सेटअप में अपने लिए क्या देख रहे हैं ये बहुत सिग्निफिकेंट है। ऐन मुमकिन है कि मौलाना फजल रहमान ज़ाहिर है अगर KP में उनकी पार्टी या बलूचिस्तान में उनकी पार्टी को नशिस्तें मिलती हैं कुछ, तो उसमें मौलाना का स्टेक क्या होगा, इसलिए अगर क्योंकि ये तो तय है
कि ये जो पीडीएम है, इलेक्शन भले ही अलग अलग प्लेटफॉर्म से लड़े, लेकिन अगर ये इस पोजीशन में आते हैं कि वो अगली गवर्नमेंट बना पाएँ तो डेफिनेटली जो है वो ये कोलिशन वापस इकट्ठा होगी। उसमें मौलाना फजल रहमान का स्टेक क्या हो सकता है? मौलाना फजल रहमान मेरे से मैं बिल्कुल कोई ठोस बात नहीं करूँगा, लेकिन ऐन मुमकिन है कि मौलाना फजल रहमान प्रेसिडेंसी की तरफ देख रहे हों कि वो अगर पिछली मरतबा आसिफ अली जरदारी सदर रह सकते हैं तो मौलाना फजल रहमान सदर क्यों नहीं बन सकते? तो एक बारगेनिंग चिप ज़रूर है, एक बारगेनिंग पोजीशन, अपनी बारगेनिंग पोजीशन ज़रूर बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह का रिएक्शन मौलाना फजल रहमान ने दिया है उससे या तो उनके पास कोई ऐसी इत्तला है कि कोई ठोस फैसला हो गया है नवाज शरीफ और जरदारी साहब के दरमियान, वरना तो अब तक जो भी खबरें चली हैं वो सब स्पेकुलेटिव चली हैं। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग एनालिसिस। आपने कहा कि स्पेक्यूलेटिव खबरें हैं, लेकिन एक खबर तो आई कि मियां साहब ने नवंबर का गो अहेड दे दिया है अपनी पार्टी को इलेक्शन के लिए। आपको इलेक्शंस होते नजर आ रहे हैं इस साल? जी, मुझे दिखाई दे रहे हैं इलेक्शन इस साल, और मेरा ख्याल है 12 अगस्त को 11-12 अगस्त की दरमियानी शब को असम्बलियाँ ख़त्म हो जाएंगी। इसकी भी काफ़ी हद तक तस्दीक हो रही है। अब अनटिल अनलेस कोई अगर नेचुरल कोई डिज़ास्टर ना आ जाए कोई इस तरह की, तो मुझे इलेक्शन जो है इससे आगे जाते हुए नज़र नहीं आ रहे। हालांकि दुबई में जो मीटिंग हुई है उसमें कुछ मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये बात हुई थी कि अगर पॉसिबल हो सके इलेक्शन को मार्च तक ले जाने की, और उसकी वजह यही है कि मियां साहब अगर आएंगे सितंबर में, इतना टाइम नहीं होगा उनके पास कि वो पूरे पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग की कैंपेन कर सकें। लेकिन पीपल्स पार्टी इसी बात पर जोर दे रही है कि इलेक्शन जो है वो नवंबर में हो जाए, तो मोस्ट प्रॉब्ली लग यही रहा है कि इलेक्शन नवंबर में हो रहे हैं। ओके, हमारे प्रोग्राम में मोहम्मद मालिक साहब, आप जानते हैं हमारे सीनियर कॉलीग हैं, उन्होंने कहा कि जब तक मौजूदा चीफ जस्टिस हैं नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आते नजर आ रहे। आज खबरें आई विच आई सीरियसली डाउट, लेकिन खबरें आई कि 14 अगस्त को उनकी वापसी पर गौर हो रहा है, और उन्होंने कहा है कि वो जेल जाने को भी तैयार हैं। आपको क्या लगता है कि सितंबर से पहले आएंगे मियां साहब या उसके बाद आएंगे? नहीं, मुझे नहीं दिखाई दे रहे। जाहिर है अभी बहुत सी रुकावटें हैं उनके लिए, तो मुझे तो इस वक्त नहीं लग रहा, और अगर वो रुकावटें दूर नहीं हुई तो ऐन मुमकिन है कि वो फिर ना आए मियां साहब। लेकिन ज़्यादातर मुस्लिम लीग नून के लोग ये पुरएतमाद हैं कि वो जो रुकावटें हैं उनकी ताहयात नाअहली वाली वो है वो ख़त्म हो जाएगी, और ये लग भी रहा है कि वो मौजूदा चीफ जस्टिस के होते हुए जो है शायद वापस ना आए, और क्योंकि उनके होते हुए उन्हें नहीं लगता कि उनको कोर्ट से कोई रिलीफ मिल पाएगा, तो इसलिए इस चीज़ का इम्कान कम है कि वो 14 अगस्त को वापस आ जाएं। मज़हर साहब, सैयद खुर्शीद शाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि आसिफ जरदारी और मियां नवाज शरीफ के दरमियान निगरान हुकूमत पर इत्तफाक हो गया, कोट अनकोट। क्या निगरान हुकूमत का फैसला नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी करेंगे? मतलब अगर कर भी लें तो ऑफिशियली अनाउंस करना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर का ये काम है। सो व्हाट विल दीज पीपल डू? वो बस एक रबर स्टैम्प का काम करेंगे? जो मौजूदा अपोजिशन लीडर हैं वो तो उन्होंने खुद अपने कंडक्ट से साबित किया है कि वो रबर स्टैम्प है। उन्होंने हसरती रही कि कभी उन्होंने इतने इस पीरियड में अपोजिशन लीडर का किरदार अदा किया हो। शायद दिखावे का ही अपोजिशन लीडर का किरदार अदा कर देते हैं, लेकिन बदकिस्मती से राजा रियाज साहब जो है वो हुकूमत से ज़्यादा हुकूमत के हिमायती नज़र आए, और उसके बहुत ऑब्वियस से रीजंस हैं। जब वो असेंबली ख़त्म होगी तो ऐन मुमकिन है कि राजा रियाज मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर लें और उनके प्लेटफॉर्म से जो है इलेक्शन लड़ें। तो ये तो वो जो भी कहेंगे जरदारी साहब और मियां साहब और पीडीएम और पीपल्स पार्टी में निगरां हुकूमत के हवाले से जो भी फैसला होगा, राजा रियाज साहब का फैसला उससे हट कर नहीं होगा।
मज़हर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद इकोनॉमिकली पाकिस्तान खड़ा कहाँ है, राइट आफ्टर ब्रेक। हुकूमत और पाक फौज ने मिलकर पाकिस्तान की मुआशी बहाली के लिए खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल तश्कील दी है। इस काउंसिल की तश्कील के बाद मुल्क में सरमायाकारी के फरोग के लिए कई इकदाम उठाए गए हैं। चंद दिन कबल लैंड मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम का इफ्तिताह किया गया, जिसके तहत मुल्क की बंजर जमीनों को काबिल काश्त बनाया जाएगा। आज एक और मामला हुआ, ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का इफ्तिताह किया गया, जिसके तहत ज़राअत समेत दीगर शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारी को फरोग दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में 60 की दहाई के बाद दूसरा सब्ज़ इंकलाब लाया जा रहा है। लेट्स वॉच द प्राइम मिनिस्टर। मुझे ये नजर आ रहा है कि इंशाअल्लाह ये दूसरा ज़रे इंकलाब पाकिस्तान में रूनमा होने जा रहा है। हमें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि कोई सरमायाकार किसी मुल्क में सरमायाकारी नहीं करता जब तक कि वहाँ के सियासी हालात स्टेबल ना हो। बाहर की इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है, अपने इन्वेस्ट नहीं करते। हमें उठना होगा और इस बात को तस्लीम करना होगा कि हम माजी को खैर बात कह के इंशाअल्लाह पाकिस्तान को खोया हुआ मुकाम जरूर दिलवाएंगे। मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ सिपा सलार साहब का, की पूरी इस तावन का और कमिटमेंट का। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ग्रीन पाकिस्तान सेमिनार से खिताब में कहा कि पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को तरक्की से नहीं रोक सकती। हम सब यहाँ पाकिस्तान को एक बार फिर सरसब्ज करने के लिए जमा हुए हैं। हम बासलाहियत कौम हैं। जरूरत सिर्फ इस अमल की है कि हम मिलकर पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा डालें। हम पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए बहैसियत इदारा मुकम्मल जांफशानी के साथ ताउन का यकीन दिलाते हैं। अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर मायूस होते हैं। मुसलमानों के लिए दो ही हालतें हैं, जब उस पर मुसीबत आती है तो वो सब्र करता है, जब खुशी मिलती है तो वो शुक्र अदा करता है। मुसलमान के लिए नाउमीदी और मायूसी कुफ्र है। पाकिस्तान ने तरक्की की मनाजिल तय करनी है और दुनिया की कोई ताकत इसको तरक्की करने से नहीं रोक सकती। हमारे पास हर तरह की सलाहियत मौजूद है जो पाकिस्तान को उरूज पर ले जा सकती है। आखिरकार पाकिस्तान और IMF के माबैन स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदा तय पा चुका है, जिसके बाद मुल्क के डिफॉल्ट होने के खदशात ख़त्म हो चुके हैं। आज आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की दर्जाबंदी को बेहतर करते हुए CCC+ कर दिया। यकीनन अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। डॉक्टर अशफाक हसन हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आज ज़राई तरक्की के हवाले से ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया गया है। इसके ज़रिए ज़राई शोबे की तरक्की और ग़ज़ाई क़िल्लत के ख़ात्मे के लिए इक़दाम किए जाएंगे। हमने ये देखा कि इससे पहले लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया, जिसके ज़रिए गैर काश्तकार ज़मीन को काबिल काश्त बनाया जाएगा। ज़रा रोशनी डालिए इन मंसूबों के ऊपर एंड आप कैसे इन प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, क्या तब्दीली लाई जा सकती है इनके थ्रू? जी, सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन जो सेंटर वगैरह बना है, SIFC जिसको कहते हैं, ये वक्त की ज़रूरत थी। और उसकी वजह यह है कि वक्त के साथ साथ हमने ये देखा कि हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी जो है ज़रा कमज़ोर होती चली गई और ख़ासकर 18th अमेंडमेंट के बाद कम्प्लेक्सिटीज़ जो हैं ज़्यादा बढ़ गए कि कुछ चीज़ें जो है जो फेडरल गवर्नमेंट करती है तो प्रोविंस वाले उसके बीच में आ जाते हैं, कुछ प्रोविंस वाले करते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट बीच में आ जाती है। तो एक अजीब सा बना हुआ था जिससे हम आगे नहीं बढ़ रहे थे। तो ये फैसला किया गया कि क्यों ना इसमें फ़ौज जो है एज ए फैसिलिटेटर का काम करे। तो इसलिए ये SIFC का क्याम आया है और ये एक इंक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें फेडरल गवर्नमेंट के सिविल इदारे भी होंगे, जिसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी शामिल हैं और उसमें फ़ौज का भी इसमें रोल है। और फ़ौज का रोल जो है वो फैसिलिटेटर का है, सिर्फ वो फैसिलिटेट करेगा, जहाँ पर चीज़ें रुक रही होंगी वो उसको दूर करने की कोशिश करेगा।
हमने 5 एरियाज इसके इनिशियली आइडेंटिफाई किए हैं, राइट, जिसमें एग्रीकल्चर भी है। मैं अभी आपको उसका जवाब भी देता हूँ। आज उसी के हवाले से आज बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस भी हुई। तो इसमें एग्रीकल्चर भी है, इसमें डिफेंस भी है। ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि डिफेंस को भी शामिल किया गया है, डिफेंस एज ए इंडस्ट्री के तौर पे। इसमें मिनरल्स भी हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम सेक्टर भी है और एनर्जी सेक्टर भी है। ये 5 एरियाज इनिशियली किए गए हैं जहाँ पर हम बाहर से इन्वेस्टर्स जो हैं वो लाए जाएंगे, और ये जो SIFC जो है ये बाहर से इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा और प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो है, जो हमारे स्टेट ओन एंटरप्राइज हैं, इनकी प्राइवेटाइजेशन में भी अपना रोल, फैसिलिटेटर का रोल अदा करेगा, क्योंकि ये बड़े मुश्किलात हो रहे थे हमारे यहाँ पर। और ये अक्सर देखा होगा कि हमारे यहाँ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट पहले से ही मौजूद था और कहा भी जाता था कि ये वन विंडो ऑपरेशन है, और ये बेस्ड भी था प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में। लेकिन हम सबों को पता है अनफॉर्चुनेटली कि ये वन विंडो था या 1000 विंडो निकल आते थे इसके बीच में बाद में, राइट। तो ये जो कंस्ट्रेंट था, और बाहर से जो इन्वेस्टर आते थे हमारे, खासकर मिडिल ईस्ट से हो गए हैं, चाइना से हो गए हैं, इनको बहुत शिकायतें थी कि यार हम इतनी दूर से आते हैं, हम आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप हमें सिर्फ सुबह में नाश्ते पे वो चाय बिस्किट और उसके बाद रात में बिरयानी खिला देते हैं। एग्जैक्ट ये लफ्ज होते थे उनके, ये सुबह में चाय बिस्किट और रात में बिरयानी खिलाया, उसके बाद आप गायब हो जाते थे। तो हम तो आगे नहीं बढ़ सकते, तो ये किस तरीके से हम आपके यहाँ मुल्क पे इन्वेस्टमेंट करेंगे? तो ये जो कंस्ट्रेंट था ये बहुत सारे जगहों पे महसूस हो रहा था, और फिर फौज ने कहा कि यार फिर हम अपना भी वेट डालते हैं और अपना एक फैसिलिटेटर का रोल अदा करते हैं कि जहाँ पर गाड़ी रुके तो हम उसको रास्ते से रुकावटें हटाएं ताकि एक गाड़ी तेजी से आगे की तरफ चले। ये बिल्कुल उसी तर्ज पे काम करेगा जिस तरीके से, अगर आपको याद हो, पैंडेमिक के ज़माने में NCOC का रोल था। इंडीड। एक उसको सिविलियन जो थे वो हेड कर रहे थे, लेकिन पीछे उनके एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब भी थे बैठे हुए जो इसको चला रहे थे। तो आपने देखा कि हमने NCOC ने कितना ज़बरदस्त रोल प्ले किया पैंडेमिक के ज़माने में, और दुनिया ने इसको अप्रिशिएट किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया। तो ये भी तजुर्बा अभी हमारे पास था कि जहाँ पर सिविल और फौज मिल के काम कर रही हो तो वो चीज़ें ज़रा बेहतर तरीके से और फास्ट ट्रैक में चलती हैं। आज जो कॉन्फ्रेंस हुई है इसको हम ग्रीन इनिशिएटिव करते हैं। ये जो 5 एरिया मैंने बताया आपको, जिसमें डिफेंस भी है, एग्रीकल्चर भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह भी है। तो इसका आज एग्रीकल्चर का जो है ये आज बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव था जिसमें आर्मी चीफ भी मौजूद थे। अब आप देखें कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, लेकिन सिर्फ इसका 11% एरिया जो है एग्रीकल्चर लैंड जो है हमारे पास है, सिर्फ 11% पे ही हम काश्त करते हैं, और वो चंद क्रॉप है जो हम उसमें काश्त करते रहते हैं। बाहर से इन्वेस्टर आना भी चाहता है, लेकिन कोई इसमें रास्ता नहीं मिलता उनको आने का। अगर आपको याद हो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में सेकंड फेज जो था उसमें एग्रीकल्चर वाज वन ऑफ द प्रायोरिटी एरियाज, लेकिन हमने देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा था। तो ये सिविल की जो ताकत थी वो कमज़ोर होती चली गई वक्त के साथ साथ में। तो फौज ने कहा कि भाई इस तरीके से काम नहीं हो सकता है, हम भी अपनी ताकत जो है इसमें शामिल करते हैं। देखिए चीन में भी आर्मी का बड़ा रोल होता है इस किस्म के फैसिलिटेशन का रोल अदा करने में। इंडोनेशिया में भी वो इसी तरीके से करते हैं फौज कि वो सिविल वालों के हाथ को थामते हैं और उनको उनके रास्ते के रुकावटों को दूर करते हैं, अपना वेट डालते हैं उसमें। तो इसी तर्ज पे यहाँ पर किया गया है। इसमें सऊदी अरब से, UAE से, चाइना से, कतर से, बहरीन से, ये सारे इन्वेस्टर ने अपना इंटरेस्ट शो किया कि हम पाकिस्तान के एग्रीकल्चर में भरपूर तरीके से हम आएंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने हमें बताया, बड़ी तफसीलन आपने बता दिया। चाइनीज़ इंडोनेशियन सॉर्ट ऑफ आपने कहा कि उसी मॉडल के ऊपर NCOC के एक मॉडल को हम रेप्लिकेट करने जा रहे हैं जिसमें आपको स्ट्रेंथ मिलेगी अपने अस्करी इदारे से, और आपने कहा कि वो फैसिलिटेटर का रोल अदा करेंगे। आज आपने बिल्कुल ठीक कहा, आर्मी चीफ वॉज देयर, उन्होंने बड़ी
स्ट्रांगली ये बात कही, बार बार जिस पे जोर दिया, और बहुत सारी बातें की, लेकिन जिस पे जोर दिया उन्हें कहा कि लोगों में नाउमीदी की बजाय उम्मीद फैलाएं और पाकिस्तान एक साल में माशी तौर पर मुस्तहकम होगा। बल्कि उन्होंने इनफैक्ट ये कहा कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, लाइक काफ़ी कोट की उन्होंने रिलीजियस आयात भी। ये कितना इम्पोर्टेंट है डॉक्टर साहब कि आप मायूसी से बचें अगर आपने इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना है? मायूसी को फैलाना तो किसी को भी नहीं चाहिए। मुश्किलात ज़रूर होते हैं कौमों की ज़िंदगी में, मुश्किलात ज़रूर आते हैं, तो इससे ज़्यादा मायूस नहीं होना चाहिए, अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। और देखें, कोशिश तो की जा रही है, जैसा कि आपने देखा कि सिविल के साथ अगर फ़ौज भी आके खड़ी हो, और हमारे सामने एक तजुर्बा भी है NCOC का कि बड़ा सक्सेसफुल रहा है, तो इंशाअल्लाह इसमें भी मईशत के मैदान में भी बेहतरी आएगी। और इसमें भी आप देखा कि आज जो ज़राअत पे के हवाले से था, बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। आज इसमें जो एरिया आइडेंटिफाई किए गए हैं वो 4-5 हमारे जो मेजर क्रॉप्स हैं वो हैं, और इसके अलावा लाइव स्टॉक एंड डेयरी सेक्टर भी है। अब आप देखें कि हम दुनिया के 5वें बड़े मुल्क हैं, 5th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ मिल्क कंजम्पशन एंड मिल्क प्रोडक्शन। लेकिन आप देखें कि क्या इसका कंट्रीब्यूशन है हमारे एक्सपोर्ट्स में। हम तो एक अच्छा सा चीज़ भी नहीं बना सकते। हम तो अभी भी हॉलैंड से, और दुनिया जहाँ से, हॉलैंड एक छोटा सा मुल्क है, और वो देखें कि उनके जो सिर्फ लाइव स्टॉक एंड डेयरी सेक्टर के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो पाकिस्तान के टोटल एक्सपोर्ट से ज़्यादा हैं। तो हमारे यहाँ इतना पोटेंशियल है, काम नहीं हो रहा है, हम वो रूटीन के बिजनेस में हैं। तो इसलिए ये SIFC के जो बुनियाद डाली गई है, और आज ग्रीन पाकिस्तान जो इनिशिएटिव जो आया है, इसी के हवाले से आया है कि इन एरियाज में भी बाहर के इन्वेस्टर आना चाहते हैं, लेकिन उनके रास्ते में रुकावटें बहुत होती हैं। यह तकरीबन हमारे एक कैरेक्टर हमारा बन गया है, रुकावटें खड़ी करना। और ख़ासकर मैं आपको बताऊं कि 18th अमेंडमेंट के बाद बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो गई हैं, और ख़ास करके अगर मरकज़ में किसी पार्टी की हुकूमत हो और सूबों में किसी पार्टी की हुकूमत हो, तो फिर तो क़यामत बर्पा हो जाता है। ये बहुत आपने जो बात की है, ये बार बार हम ये मामला सुनते रहते हैं। आज आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग को CCC+ कर दिया है। डॉक्टर साहब, क्या पाकिस्तान की रेटिंग में थोड़ी बेहतरी जो आई है, इसकी वजह IMF माहिदे की बहाली है, या इज देयर अनदर रीज़न? नहीं, यही है। IMF के साथ जो हम एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम में गए हैं, ये वक्त की ज़रूरत थी। हालांकि मैं बहुत मुखालिफ हूँ इसका, और मैं कभी भी हुकूमत वक्त को नहीं कहूँगा कि ये जब मार्च 2024 में जब IMF का प्रोग्राम ये मुकम्मल हो जाए या स्टैंड बाय अरेंजमेंट, फिर दोबारा सोचे ना। वरना मैं आपको दावे से कहता हूँ, ये जितनी भी इनिशिएटिव ली जा रही है ना स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से, ये सब के सब ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि तमाम कंडीशन ऐसे आएंगे उस अगले 3 साल के प्रोग्राम में जो इसको फेल करे, इस इनिशिएटिव को। तो अगर हमने इस इनिशिएटिव को लेके चलना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि देयर शुड नॉट बी एनी IMF प्रोग्राम आफ्टर मार्च 2024। तो ये एक ट्रांजिशन का पीरियड था, इसलिए यह हमारे वक्त की ज़रूरत थी, क्योंकि इस वक्त कोई एक प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं होगी तो कौन इसको हैंडल करेगा। तो इसलिए ये किया गया था। तो चूँकि हमने ये IMF के साथ एक मुआहदा हो गया है, तो ये CCC- से CCC किया गया है। ये नाइदर हेयर नॉर देयर, इसको मैं इतनी अहमियत नहीं दूंगा। इसकी वजह यह कि CCC- जो है वो सबसे लोएस्ट कैटेगरी होता है, तो उससे थोड़ा सा हम ऊपर आए हैं। हमने तो वो दौर देखे जब B+ भी हमारी रेटिंग हुआ करती थी, और हम इन्वेस्टमेंट ग्रेड की जाने की तरफ सोचा करते थे और बातचीत कर रहे थे। वो बहुत फर्क पड़ गया है। लेकिन चले, कुछ ना होने से कुछ तो बेहतर है। डॉक्टर साहब, IMF के साथ स्टैंड बाय मुआहदे के लिए IMF वफ़द की सबरा तहरीक इंसाफ से मुलाकात हुई। प्रोसीजरल मीटिंग इसको टर्म किया जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से, लेकिन IMF को सियासी जमातों के पास जाकर मुआहदे के लिए उनकी रजामंदी, इज दिस नॉर्मल प्रोसीजरल या आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगा है? देखें, ये जो हमारा पिछला वाला प्रोग्राम गुजरा है ना, इसमें IMF ने बहुत हमारे साथ ज्यादती की है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये बात उनको भी कहता हूँ। 9th रिव्यू में
पूरा 1 साल तकरीबन उन्होंने लगा दिया, हर वक्त गोल पोस्ट चेंज करते रहे। जो उन्होंने अहदाफ दिए, हुकूमत पाकिस्तान ने उस अहदाफ को पूरी कोशिश की और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। जब वो इम्प्लीमेंट कर दे, आप अपना गोल पोस्ट चेंज कर दें, फिर एक नया पर्ची पकड़ा दें आप, फिर जब हम उसको कर दें तो फिर एक नया पर्ची पकड़ा दें, यहाँ तक कि जाते जाते 1 हफ्ता बाकी रह गया था वो उस प्रोग्राम के, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात IMF के MD से पेरिस में हुई, तो जाते जाते उन्होंने फिर एक पर्ची पकड़ाई कि जाके इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओ, उसके बाद जाकर ये तमाम इंपोर्ट पे पाबंदी खत्म कर दो, तो PDL को 60 रुपए पे लेके चले जाओ। कि जो भी हुआ, लेकिन 9 माह बाद हमें फिर जाना पड़ेगा IMF के पास। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मैं कभी भी नहीं कहूँगा। वरना ये जितने हम इनिशिएटिव का डिस्कस कर रहे हैं ना, SIFC और ये ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, ये सब जीरो हो जाएगा, सब जीरो। गॉड फॉरबिड, गॉड फॉरबिड। हुकूमत स्टैंड बाय मुहादी को अपनी बड़ी अचीवमेंट करार दे रही है। क्या हम कह सकते हैं डिफॉल्ट का खतरा खत्म है? ये इलेक्शन में जाना है, तो अब ये अगर ये क्या ये कहेंगे कि हमारा $135 बिलियन का नुकसान हुआ है, सिर्फ 2 पॉलिसीज की, पूरे IMF प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 2 पॉलिसीज ऑफ द IMF, एक इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के रखना और करेंसी को पागलों की तरह डिवैल्यू करना। इस 2 पॉलिसीज ने 4.5 साल में पाकिस्तान पे $135 बिलियन का इंटरेस्ट पेमेंट और डेट की शक्ल में, पब्लिक डेट की शक्ल में हम पे नुकसान पहुंचाया हमें। क्विकली डॉक्टर साहब, 2016 में आपने बयान दिया था कि सागरा आने वाले वज़ीर खजाने के लिए बारूदी सुरंगें बचा रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक नाउ? देखें, जो चीज़ माजी में हो गया उसको ना फिर करने की कोशिश करें। मैं इन सब चीज़ों को ज़रा अवॉइड करता हूँ। जो चीज़ें 2016 में कही थी, क्या वो सच है या गलत हुई है, वो आपके सामने है, उसको वही रहने दें, आगे की तरफ देखें, जो माजी की तरफ एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड एडवाइस। डॉक्टर इशफाक हसन, आपने तफसीलन हमें बताया एंड एडवाइस भी दी कि आगे की तरफ देखें, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एंड मूविंग फॉरवर्ड हम यही कह सकते हैं कि इस इनिशिएटिव को अच्छी पजीराई मिले। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।